ब्रूस ली कहते हैं ब्रूस ली के इंटरव्यू के अंदर कि मैं उस इंसान से बिल्कुल नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग मुक्कों की प्रैक्टिस की है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही मुक्के की प्रैक्टिस 10,000 बार की है, बिकॉज वही एक इंसान है जो मुझे उतनी प्रैक्टिस के बाद हरा सकता है। अब इसी सेशन के साथ में हम भी महाराष्ट्र स्टेट जो कि 2022 के बाद में अब आपका MSCT के नाम से नए BSc नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी कि BSc नर्सिंग के लिए अब सेपरेटली महाराष्ट्र एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो बच्चों के लिए नई चीज, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र BSc नर्सिंग के अंदर टॉप 20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, जैसे कि बिना नमक के सब्जी नहीं बना सकते। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके बिना BSc नर्सिंग का पेपर बन ही नहीं सकता है। ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आज आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इनके टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा, यानी कि आपके इर्द गिर्द के जो भी टॉपिक्स होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, आपको यह पता चलेगा एग्जाम में क्या पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ के मुझे जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं ये चीज भी बताना चाहूंगा, ये एग्जाम के क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2024 में एज इट इज आप मान के चलिए, अगर ये 20 क्वेश्चन करते हो और इसकी भूमिका देखते हो, आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूं 8 से 9 क्वेश्चन आके गिरेंगे, और 8 से 9 क्वेश्चन बायोलॉजी सेगमेंट में आपके टोटल क्वेश्चन ही 20 हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये सारी चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में, क्लासेस करने के बाद में कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका यहां पे जुड़ना, बिकॉज टेलीग्राम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपको फिजिकली कुछ चीजें डिलीवर कर सकता हूं जिसको आप पढ़ सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद में। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको चीजें नहीं मिलती, डिलीवर नहीं होती, वो टेलीग्राम से इन चीजों को ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके MSCT से रिलेटेड न्यूज, आप सभी को पता है कैप राउंड, मॉपअप राउंड, बहुत सारी न्यूज होती है जो नहीं पता होती, हर एक छोटी बड़ी न्यूज आपको यहां मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको यहां पे डिलीवर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे सारे उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है जो महाराष्ट्र CT BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इतने ही शानदार अमेजिंग वीडियो के लिए आप लाइक करिए, और इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा, आपको पता चलेगा BSc नर्सिंग में एग्जैक्टली क्या आता है, किस तरीके से आता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सीजन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, जरा देखते हैं। Which one of the feature mentioned below about the decomposition is not applicable to decomposer? यानी कि decomposer के बारे में बात की जा रही है कि decomposer जो कि एक टॉपिक लेवल होता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसके बारे में कि क्या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो हमको 4 स्टेटमेंट दिए उसमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो इसको एक्सप्लेन नहीं करता? आपसे यह चीज पूछी गई है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। द फर्स्ट ऑप्शन, दे ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्या वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? क्या इज इट करेक्ट और नॉट? भाई हमने क्या देखा, हमारे पास में T1, T2, T3, T4। अब सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर, यानी जो खाना बनाता है। जैसे हमारे घर में हमारी मां खाना बनाती है, फिर वो खाना हमारे पास आता है। अब हम पे बैठे हैं कौन? हमारे बालों में जुएं, बहुत सारी, मेरे तो नहीं है, आपके मुझे पता नहीं, चलो बहुत सारी जुएं। तो क्या करेगी हमारी मां से हमने खाना खाया, और हमसे खाना हम किसने खाया? जू ने खाया। अब सोचो हमने बंदर पाल रखा घर में, बंदर को हम खाना खिला नहीं रहे, वो हमारे कंधे पे बैठ के क्या खा रहा है? जुएं खा रहा है। तो अब सोचो ट्रॉपिक लेवल 1 क्या था? वो मम्मी ने बनाया खाना। ट्रॉपिक लेवल 2 क्या था? मतलब कौन किसका खाना बन रहा था? अब मेरा खाना कौन था? फूड। अब मैं खाना किसका बन रहा था? जू का। और जू का खाना कौन है? पर जू किसका खाना है? बंदर का। तो हर एक लेवल पे अगर मैं बात करूं, T1 पे कौन आएगी? मम्मा के हाथ की रोटी, यानी खाना मां के हाथ का। दूसरे नंबर पे कौन आ गया? हम खुद, यानी आप और मैं, हमारे सर। तीसरे नंबर पे कौन थी? जो हमारी जू। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन है? हमारा बंदर, यानी मंकी। तो ये अलग अलग टॉपिक लेवल है। तो सेम चीज, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो यहां से क्या हुआ? खाने से एनर्जी ट्रांसफर की या नहीं की? खाने से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। कहां कहां? ट्रॉपिक लेवल पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यही छोड़ देते हैं। क्या हम ये क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्टली हम पढ़ रहे हैं फूड चेन, और साथ ही साथ हमने पढ़ा डीकंपोजर। और ध्यान रखिएगा, डीकंपोजर को हम कभी भी फूड चेन में इनरोल नहीं करते, यानी डीकंपोजर कभी भी फूड चेन का हिस्सा नहीं होता। इसका मतलब पहला ही आंसर क्या हो गया मेरा? करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि एनर्जी ट्रांसफर करता है वो, जब वो फूड चेन में शामिल ही नहीं है, तो वो कैसे फूड चेन के अंदर शामिल नहीं होगा? तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेगा? जो कि हमारा रूल है 10% एनर्जी ट्रांसफर, वो यहां पे करेगा ही नहीं। तो 10% जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ईच ट्रॉपिक लेवल पे, 10%
जो आपका एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है आपके हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे कि सपोज यहां से मम्मी के खाने से मुझे एनर्जी मिली 1000 किलो जूल, नेक्स्ट पे कितनी बनेगी, इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो गया, निकाल दो 100। इससे नीचे कितना मिलेगा 10, इससे नीचे कितना मिलेगा 1। यानी मम्मी के खाने से मुझे 1000 किलो जूल एनर्जी मिली थी, लेकिन बंदर को बेचारे को कितनी मिली, सिर्फ 1 किलो जूल। क्यों, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर कर रही है, बाकी सब लूज कर जा रही है। क्लियर है, ये आपका इकोसिस्टम का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जिस जिस बच्चे का फर्स्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर करेंगे, मुझसे पहले भी आंसर करेंगे और मेरे आंसर बताने के बाद भी आंसर करेंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता था और किसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। चलिए, अब यहां ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा है, इसका आंसर रखा है और हर एक चीज रखा है कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। नंबर 2 पे बात करें। नंबर 2 पे क्वेश्चन हमसे क्या डिस्कस कर रहा है, व्हाट डिजीज, यानी कौन सी बीमारी, कैन वी गेट द टू मच एक्सपोजर टू एक्सरे। यानी एक्सरे आपने अपनी जिंदगी में देखा, हॉस्पिटल्स में देखा, कई बार साइकिल से गिरे होगे, गिरे हो, कोई बात नहीं, हम भी गिरे, बिना गिरे कुछ नहीं सीखा जाता बेटा, ध्यान रखना। जिंदगी में जो इंसान गिरा नहीं ना, वो इंसान सीखता नहीं है। मेरे घर पे बच्ची है छोटी सी, ताऊ जी की लड़की, वो एक बार सीढ़ियों से गिर गई और सीढ़ियों से गिर गई, ताऊ जी आए फटाफट से उसके पास में। अब आपको पता, छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो बच्चा चुप हो जाता है। ताऊ जी ने ये नहीं बोला, ताऊ जी ने ये बोला जो गिरता है वही तो बढ़ता है। उसने उस बात को गांठ बांध लिया और वो पहली सीढ़ी पे चढ़ती है, जानबूझ के गिरती। जब उससे कोई पूछता ऐसा क्यों कर रही है, मैं गिरूंगी तभी तो मैं बढ़ूंगी। सेम चीज, जब उस छोटी बच्ची ने वो चीज सीखी, तो ये चीज हम क्यों नहीं करते, हम गलतियों से भाग जाते हैं। हमने गलतियां की, सर गलती हो गई, अब सर डिमोटिवेट हो गए, फिजिक्स बनानी छोड़ देते हैं, सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर चीजें इतनी ही आसान होती तो हर कोई कर लेता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका उस चीज पे अब स्टिक हो जाना। अब नहीं बन रहा, अब तो मैं इससे लड़ूंगा, अब मैं इससे पार करूंगा। जो वहां कर गया वो हर जगह कर जाएगा। चलो, अब डिजीज कौन सी है जिसको एक्सपोजर मिलता है एक्सरे का। हमने हॉस्पिटल में गए, एक्सपोजर आप वहां देखते हो, बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, प्रेग्नेंट लेडी यहां से दूर रहें। क्यों, जो हमारी एक्सरेज है ये क्या करती है, म्यूटाजन होती है। क्या होती है बेटा, म्यूटाजन होती है। ये म्यूटाजन है। म्यूटाजन क्या होता है, म्यूटाजन एक ऐसा आप बोल सकते हैं एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, म्यूटेशन करता है। क्या करता है, म्यूटेशन करता है। अब अगर वो म्यूटेशन कर रहा है, इट मींस ये क्या कर देगा, हमारे डीएनए के अंदर हेर फेर कर देगा। और डीएनए में अगर इसने कुछ चेंजेस किए तो क्या हो जाएगी, सर हमको कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि सर सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारे म्यूटेशन डिसऑर्डर हैं, तो वो सारे होने शुरू हो जाएंगे। तो यानी एक्सरे क्या है आपका, कार्सिनोजेनक है। एक्सरे क्या है आपका, कार्सिनोजन है हमारा। तो सर अच्छा, दो टर्म नहीं पता चली हमको, म्यूटाजन और कार्सिनोजन। ये दो नई चीजें हमको पता चली, किसके बारे में, आपके म्यूटाजन के बारे में और एक आपके कार्सिनोजन के बारे में। अब म्यूटाजन हमारे पास में दो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक फिजिकली भी और एक केमिकली भी। इसको जनरली हम बायोलॉजिकल भी देखते हैं, जैसे निकोटीन। आपने देखा आपके आसपास फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, खैनी खाते हैं, उसके बिना तो प्रेशर नहीं बनता। वो है क्या, वो निकोटीन है। ये क्या है आपका केमिकल। तो केमिकल क्या है, ये आपका म्यूटाजन है जिससे कैंसर होता है। क्लियर। अब इसने क्या पूछा कि भाई एक्सरे से क्या होगा, अब हमने आंसर आ गया बातों ही बातों में, क्या, कैंसर। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, कौन से, प्रोटो ओन्कोजीन, ओन्कोजीन, उनको आपस में बदल देता है। क्लियर है बच्चा पार्टी। बाकी HIV, HNV1, फ्लू, गोनेरिया, ये सब क्या है आपके, ये पैथोजन से होने वाले डिसऑर्डर हैं। यानी कि इनके लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो। लेकिन कैंसर किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता, ये तो होता है हमारे किसी फिजिकल एक्सपोजर से। अब ये आयनाइज हो या अनआयनाइज हो, यानी कि एक्सरेज, ये क्या होती है, अनआयनाइज रेज होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। क्लियर है। चलें आंसर आगे, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द पार्ट ऑफ अ ब्रेन रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे दिमाग का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी दिमाग से देंगे। बताइए हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अच्छा चलो, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। सारे मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इसमें बढ़ोतरी हुई तो दिक्कत पैदा हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस कैसे पैदा होगी, यहां पे आपके टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये फीवर की कंडीशन है। किसी कंडीशन है, फीवर की कंडीशन है। इसका मतलब सर
अगर 40 डिग्री भी चला गया या 42 भी चला गया तो हमारी मम्मी क्या करती है? हमारे ऊपर रुमाल रखकर गीला कपड़ा करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो कौन काम नहीं कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है, यहां ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ये हमारा क्या हो गया? फ्रंटल लोब हो गया। इस फ्रंटल लोब में इस जगह पर ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है ये हमारा? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेला टर्सिका कैविटी होती है। कौन सी कैविटी है? सेला टर्सिका। एग्जाम में क्वेश्चन है, मेरा हर एक वर्ड ध्यान रखना, इस क्लास का हर एक वर्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी कैविटी में होती है? सेला टर्सिका में। अब यहां इसके ठीक ऊपर ये है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा थैलेमस है? हाइपोथैलेमस। ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और काम करता है? बिल्कुल करता है। सर क्या काम करता है? इसकी ट्रिक है बहुत प्यारी सी। क्या ट्रिक है? बेताब। आप बेताब हो के नहीं हो अपने सिलेक्शन को लेके? अगर आप अपने सिलेक्शन को लेके बेताब हो तो बस ये वही बेताब है। अब ध्यान रखना बेटा, ये बेताब में क्या है? बी फॉर बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है वो मेंटेन करता है। ठीक है। ई फॉर आपकी बॉडी का इमोशन, यानी बहुत लोग इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशन कौन मेंटेन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। टी फॉर हमारा क्वेश्चन टेम्परेचर बॉडी का। देन फिर ए फॉर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे हैं वो सब कौन रेगुलेट करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस। अब इनवॉलेंट्री कैसे? क्या आप मुझसे पूछ के सांस ले रहे हैं? नहीं। क्या आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है? सर रोक देता हूं मैं, ऐसा हो पाएगा? नहीं। क्या आपने कुछ खाया वो आपके पेट में डाइजेस्ट हो पा रहा है? क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, दे ऑल आर अ इनवॉलेंट्री फंक्शन। उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाँ, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा ऑल्सो रोल प्ले करता है अपना, लेकिन ध्यान रखना ये कौन है मेन सेंटर? हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद में बी फोर। अब मुझे नहीं पता आप मेरा लेक्चर किस टाइम देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह हैं, रात में 2-2 बजे तक जगते हैं। भाई हम क्या है? नाइट आउल एक तरीके से। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल बोलते हैं। हम रात में जगते हैं कॉकरोचों की तरह। तो जो बच्चा रात में जग रहा है वो क्लास देख रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिसको 10 बजे नींद आती है, ऐसा लगता है जैसे मतलब किसी ने छोटे छोटे लिटिल पैक दे दिए। क्यों? उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो। तो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। देखो आप कई बार देखो, हमको जब घूमने जाना होता है घड़ी सेट करते 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन अक्सर नोट करो उस 5 बजे से 5 मिनट पहले हम आंखें खुल जाती है हमारी। 5-10 मिनट पहले, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट पहले। वो कैसे पता चला? आपके हाइपोथैलेमस से। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर रखी थी कि मुझे उठना है। आपको पता है तो उस वक्त उठ जाते हैं, लेकिन जब पढ़ने का बोलते हैं तब नहीं उठते। क्यों? क्योंकि हम उतने सिंसियर नहीं होते, इतने सीरियस नहीं होते। ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने बताया और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी ट्रिक बताई जिससे आपके सारे के सारे फंक्शंस निकल जाएंगे। यानी करेक्ट आंसर हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर है? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा? स्टर्लिटी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। यानी कि कौन से विटामिन से स्टर्लिटी होती है? ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। जैसे मैं रिलेट करूं अपने साथ हुए एक इवेंट को लेके कि कॉलेजेस में जैसे आप कभी जाओगे, नर्सिंग कॉलेजेस में जाओगे, इवन बहुत सारे ऐसे टॉप के नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में, इवन जैसे आप जे कॉलेज में जाओ महाराष्ट्र के, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों में थोड़ा सा डर कम रहता है। आप आर्ट्स वाले बच्चों को जाओ, उनको अगर कुछ बोल दो ना ऐसा कि हाईली मास्टरबेशन करने से स्टर्लिटी आ जाती है, भाई साहब पागल हो जाते हैं। क्यों? उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हम क्या चीजें पढ़ते हैं कि सेक्स एजुकेशन इज कंपलसरी। क्यों? इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि इतने मिथ फैले होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में आप जब जाते हो ना, तब आपको एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा जो जो चीजें हमने सुनी थी वो तो मतलब सब एकदम मनगढ़ंत कहानियां थी। चलिए अब आते हैं स्टर्लिटी वाले टॉपिक पे। स्टर्लिटी क्यों होती है ये पूछा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एमएससीटी के अंदर ये क्वेश्चन आप मान के चलिए इस बार आने के मैक्सिमम चांसेस है, बिकॉज बहुत प्यारा सवाल है ये। चलिए, विटामिन पूछा है इसने, ना कि किसी और के बारे में। कौन सा विटामिन ऐसा है? विटामिन डी। भाई विटामिन डी, अगर ये क्वेश्चन आपका आंसर तब कर पाओगे जब आपको सारी चीजें पता हो। विटामिन डी क्या करता है? जो हमारा विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेटा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। विटामिन ई मुझे पता नहीं है। विटामिन के क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में काम होता है। किसका? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में। ब्लड क्लॉटिंग जो एजेंट है वहां पे ये चीज काम आती है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि यहां पे
बाकी सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस नहीं किए बिकॉज आंसर इज ई। क्यों? जो आपका विटामिन ई है यही आपका स्टेबिलिटी में क्या करता है, हेल्प रोल प्ले करता है। यानी अगर इस विटामिन की कमी हुई तो क्या होगा, इस विटामिन की कमी की वजह से जो सेक्स हार्मोन है आपके स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो वो स्टेरॉयडल हार्मोन फॉर्म नहीं होते। यानी कि मैं ये कह दूं कि जो आपके सेक्स हार्मोन हैं वो प्रॉपरली बन नहीं पाते, तो उस वजह से क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अगर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, इट मींस आप कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, आप स्टेराइल हो रहे हैं, इंपॉर्टेंसी आप में जनरेट हो पा रही है। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चंस मैं हमेशा लेके आता रहूंगा बेटा, बस आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को उतना ही प्यार दे जितना कि हमारे प्रीवियस चैनल्स को भी आपने दिया है। जबरदस्त प्यार दीजिए और इतना ही जबरदस्त कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। Which acid destroy the bacteria that enter the stomach? यानी कौन सा ऐसा एसिड है जो डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, बैक्टीरिया को। भाई बताओ, हमारे पास में क्या है, ये हमारी ईसोफेगस, भाई बक्कल कैविटी से ईसोफेगस। अब इस ईसोफेगस से जैसे नीचे उतरेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास में स्टमक, और स्टमक से फिर ये सी शेप की हमारे पास ड्यूडेनम, एंड देन फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एंड देन फर्दर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन चलती रहेगी। अब आप एक चीज देखो, यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये हमारी है बक्कल कैविटी। क्या है ये? बक्कल कैविटी। अब यहां पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में जो हमारा फूड है ना, इस बक्कल कैविटी में जो हमारा फूड है विथ सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, इसको एक टर्म बोलते हैं जिस टर्म का नाम है हमारा बोलस। क्या नाम है? बोलस। आपसे ये पूछा था बोलस किसको बोलते हैं? बोलस हम उस फूड मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें सलाइवा होता है, जो हमारी बक्कल कैविटी में होता है। अब ये बोलस कहां से आएगा, इंजेक्शन होते हुए हमारे ईसोफेगस में आएगा, और ईसोफेगस में आते आते जब ये हमारे स्टमक में आएगा, ये आपका स्टमक है, कहां होता है ये? लेफ्ट साइड में। किसके नीचे? लिवर के नीचे। आपको देखने को मिलेगा 3D एनिमेशन से, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, 3D एनिमेशन नहीं, मैं आपको रियल कभी दिखाऊंगा कि आपके बॉडी के अंदर लिवर होता है, लिवर के ठीक नीचे स्टमक होता है, बहुत छोटा सा पाउच होता है बेटा, ये स्टमक है। इस स्टमक के अंदर बेटा आपका क्या होती है? HCl होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है भाई। क्या करता है? सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी पीएच का वैल्यू कितना होता है? 2, और स्टमक की पीएच का वैल्यू कितना होता है? 1.8। कितना? 1.8। आपकी बक्कल कैविटी में कितना होता है? 6.8, और इंटेस्टाइन में कितना होता है? पीएच 7.8। अब आप सोचिए, आपने इस एक स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये हर एक लाइन मेरी, हर एक वर्ड मेरा आपके कोई एग्जाम में आने वाला है। ध्यान रखिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हर एक चीज को गौर से सुनना। एंड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप बताइएगा, हमारी बॉडी में जो आप मेडिसिन खाते हो, आप जो ड्रग लेते हो, ठीक है, यानी ड्रग मींस वो ड्रग नहीं बेटा है ना, आधे लोग तो कहीं और चले गए भाई। जो मेडिसिनल ड्रग होती है, जो मेडिसिनल ड्रग होती है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के किस हिस्से में होता है? भाई एब्जॉर्प्शन कहां होता है हमारी बॉडी में? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये आंसर पता होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आंसर नहीं पता है। अलग अलग आंसर करेंगे वो। आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं हमेशा आपसे पूछता रहूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे आंसर करिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, राइबोसोम आर अ साइट फॉर। राइबोसोम किसकी साइट है भाई? राइबोसोम हमारे किसकी साइट है? राइबोसोम में होता क्या है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक हमारा ऑर्गन इन ऑर्गन है। यानी अगर मैं बात करूं किसी सेल के बारे में, तो सेल के अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका ER, जैसे आपका गोल्जी, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्गेनली हैं। ये सब क्या है? आपके ऑर्गेनली हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनली में ऑर्गेनली कौन है? हमारा राइबोसोम। क्यों? क्योंकि वो हमारे कहां होता है? वो हमारे ER 2 टाइप के होते हैं, एक रफ, एक स्मूथ। इस स्मूथ की सरफेस के ऊपर होता है।
तो राइबोसोम क्या है एक्चुअली, राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में हमारे होता है टीआरएनए। कौन सा आरएनए, टीआरएनए। इस राइबोसोम में होता है टीआरएनए। और ये टीआरएनए क्या करता है, ये टीआरएनए हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं उन अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा इनके बीच में। क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, यहां बन जाता है हमारा प्रोटीन। क्योंकि हमको पता है हमारे प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। किसका, हमारे अमीनो एसिड्स का। तो यानी मोनोमर यूनिट कौन है, अमीनो एसिड्स। अब किस टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो ध्यान रखना अल्फा टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे, अल्फा अमीनो टाइप के एसिड्स होते हैं। अब अल्फा अमीनो टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं ये कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे ह्यूमन के लिए बात करें अगर हम। क्लियर है बच्चा पार्टी, पक्का पक्का। चलो अब इसका मतलब राइबोसोम का फंक्शन क्या है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। ऐसे ही सवाल आपके लिए मैं हमेशा लेके आता रहूंगा बेटा, आप मुझे इन सवालों का जवाब साथ ही साथ देते रहिएगा। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट जो है वो एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर, आपके केमिकल एनर्जी में। कौन सी केमिकल एनर्जी, हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि आपकी एनर्जी, अब एनर्जी ऐसे तो आएगी नहीं, CO2 प्लस वाटर, ये क्या होगा, H में यहां पे सनलाइट आई, ये सूरज से सनलाइट आई, और किसमें चेंज हो जाएगी, ये हमारे ग्लूकोज में। किसमें चेंज हो जाएगी, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज अ केमिकल, ग्लूकोज इज अ केमिकल एंड दिस इज अ सनलाइट। तो सनलाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, और ये पूरा प्रोसेस किसमें होगा, इन प्लांट। ये प्रोसेस किसमें होगा, इन प्लांट, ये प्लांट में होगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसमें होती है, हमारे प्लांट्स में होती है। करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, प्लांट हैव क्लोरोफिल, क्या प्लांट के पास में क्लोरोफिल होता है, अरे भाई होगा ना। क्लोरोफिल ही तो क्या करता है, क्लोरोफिल ही तो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स हमारे ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्या है ये, पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या दिखता है हमको, ग्रीन ग्रीन प्लांट दिखता है। क्या दिखता है, ग्रीन ग्रीन प्लांट दिखता है। पॉइंट नंबर 3, प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, क्या प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती, गलत बात है। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही क्या है, सेल वॉल का होना, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट में तो सेल वॉल होती है। इट मींस प्लांट ऑल्सो हैव सेल वॉल, प्लांट में क्या है, सेल वॉल है। तो प्लांट में सेल वॉल है, इट मींस मैं क्या बोलूं, ओनली 1 और 2, 1 and 3 ओनली, या ऑल आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट। ऐसा है क्या। अब ध्यान रखना यहां इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आपसे क्या पूछा गया यहां पे, प्लांट डू नॉट हैव सेल वॉल, तो यानी ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है। यानी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे, दोनों। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है, यहां बोल रहा है नहीं होती, वो तो एनिमल सेल का फीचर है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेथ फ्रॉम स्किन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से सांस लेता है। ये तो जबरदस्त रोचक चीज होगी भाई, स्किन से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेता है। क्या आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता है ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को नहीं पता होगी। अगर आपको पता है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करिए और आप सबसे पहले क्या करिए, इसका आंसर करिए कि हाँ सर मेरे को पता है, मेरे को भी तो पता चले कि बच्चों को एप्रिसिएशन कैसा मिल रहा है। ठीक है, जरूर से बताइएगा बच्चा पार्टी। अब आप देखिए यहां पे स्किन, स्किन से सांस ले रहा है, यानी स्किन जो है उससे क्या हो रही है, आपकी O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, यानी O2 और CO2 एक्सचेंज हो रही है। तो O2 और CO2 का एक्सचेंज स्किन से हो रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, स्नेक में, अर्थवर्म में, मंकी में, या ह्यूमंस में। अब स्किन से अर्थ किस में होगा, जो हमारे कहां होंगे, बेनेथ होंगे। बेनेथ का मतलब क्या हो गया, अर्थवर्म, अर्थवर्म। इसके अंदर क्या होता है, स्किन से होता है। अगर आपका यहां पे ऑप्शन फ्रॉग होता तो उसमें भी स्किन से होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कब, जब वो पानी के अंदर होता है।
तो अर्थवॉर्म में स्किन से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, या ब्रीदिंग अगर बोले तो ज्यादा बेहतर है, रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि होता क्या अर्थवॉर्म के अंदर, तो ध्यान रखना अर्थवॉर्म के अंदर एक ऑर्गन होता है, कैसा, ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। ये जो ट्यूब लाइक ऑर्गन है ये किस में देखने को मिलेगा हमको, एनालिडा के अंदर। किसके अंदर, एनालिडा के अंदर। तो क्या हमारा अर्थवॉर्म एनालिडा में आता है, बिल्कुल हमारा अर्थवॉर्म किस में आता है, एनालिडा में आता है। तो कॉमनली अगर मैं बात करूं ये कहां मिलेगा हमको, अर्थवॉर्म के अंदर मिलेगा। क्लियर है, तो अर्थवॉर्म इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच जूस सीक्रेटेड बाय द ऑर्गन in the alimentary canal play an important role in the digestion of fat। यानी एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई फैट को डाइजेस्ट करना है, यही बोल रहा है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। तो हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात, वापस से आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे। चलिए, ये हमारी हो गई बक्कल कैविटी, और यहां से ये ईसोफेगस से होते हुए हम आ चुके हैं हमारे स्टमक के अंदर, जे शेप, और यहां से सी शेप की डियोडेनम, और डियोडेनम से फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे होते 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 फिर यहां से आ जाएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई बेटा। तो यहां तक मैंने बना दिया आपका डायग्राम। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पे क्या मिलेगा आपको देखने को, यहां आपको मिला, दिस इज आवर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में छोटा मोटा अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। भाई किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टार्ट होता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता। ओके, सेकंड चीज, ये हमारी ईसोफेगस, तो यहां पे ओनली ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसका, फूड का, बोलस के फॉर्म में। और ये है स्टमक, इसके अंदर HCl और बाकी सारे प्रोटीनियस एंजाइम होंगे। तो प्रोटीनियस एंजाइम यानी ये प्रोटियोलाइटिक है, तो यानी प्रोटीन का डाइजेशन होगा यहां पे, कहां पे, हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि इसमें पैप्सिन होता है। कौन होता है, पैप्सिन होता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, यहां पे जो हमारा फूड था इसको नाम दिया था हमने बोलस, लेकिन जो फूड यहां होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। यानी ऐसा फूड का मिक्सचर जिसमें स्टमक एंजाइम या गैस्ट्रिक एंजाइम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइम। लेकिन ऐसा फूड का मिक्सचर जिसके अंदर हमारा सलाइवा हो, इट्स कॉल्ड अ बोलस, इट्स कॉल्ड अ बोलस। क्लियर है। अब सर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो गया हमारा, सर जो फैट है वो अभी तक नहीं हुआ, हमारा प्रोटीन भी हो चुका, अब फैट कहां होता है बेटा, ये है हमारी डियोडेनम, ये हमारी डियोडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा हमारे यहां पे ऊपर की तरफ होता है एक पेनक्रियास। क्या होता है, इस जगह पे पेनक्रियास। इस पेनक्रियास के अंदर बेटा यहां पे आके क्या मिल जाएगी आपकी, एक स्पिंटर ऑफ ऑडी से हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट आके मिल जाती है। क्या मिल जाती है, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट से क्या आएगा, सारे के सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। कौन से एंजाइम, पेनक्रियास के एंजाइम आएंगे। और क्या आएगा इसमें, आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स भी तो होंगे। अब यहां क्या होगा, यहां पे आता है आपके जो बाइल होता है, क्या होता है, बाइल होता है। इस बाइल में आपका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में, और इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका फैट है वो फैट यहां एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फैट कैसे हुआ, इमल्सिफाई होकर मिशेल फॉर्म बन के, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मिशेलिलाइजेशन, ये मिशेलीकरण, ये क्या है, ये आपका फैट को एब्जॉर्ब करने का तरीका है। क्लियर है। तो यानी यहां पे हमारा बाइल जूस होना चाहिए और पैनक्रियाटिक जूस होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 3, यानी बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन पे। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक डटे हुए हैं, और मैं सीरियस बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो जा चुके हैं, लेकिन अगर आप यहां तक टिके हुए हैं ना तो आप बहुत सिंसियर हैं अपने लिए। ये सिंसियरिटी चाहिए बस आपको। अगर ये सिंसियरिटी आपके पास में है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके सिलेक्शन से।
अब डेफिनेटली आप यहां तक बने, आपने कुछ नया सीखा है और आगे भी आप नया सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स, यानी इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल है डज नॉट हैव गिल्स, जिसमें गिल नहीं हो। क्या बात कर रहे हो, गिल्स नहीं हो, एक्वेटिक एनिमल जिसमें गिल्स नहीं है, तो ऐसा कौन एनिमल है जिसमें गिल्स नहीं है भाई। तो ध्यान रखना, गिल्स आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मोस्टली एक्वेटिक के अंदर। जो आपके गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली ऑल एक्वेटिक्स में होते हैं। मोस्टली ऑल एक्वेटिक एनिमल जो है उन सब में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो मोस्टली सब में आपको देखने को मिलेगा। अब गिल्स जो है वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर से, ये आपका वाटर है, इस वाटर के अंदर आपका O2 भी है, CO2 भी है, तो ये क्या करते हैं, इस O2 को पकड़ लेते हैं और यहां पे CO2 को ड्रॉप कर देते हैं। ये गिल्स का काम होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो वेल होती है आपकी, आप देख पा रहे हो यहां पे वेल, ये वेल क्या है, इस वेल के अंदर बेटा मैमल्स में आती है, ये द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल है बेटा ये। अब इसमें क्या होता है, द वेल इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल। ये क्या है, एक्वेटिक मैमल। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको लंग्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लंग्स मिलते हैं। द करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 4 मेल वेल। क्लियर है, आगे चलें। अब आप देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली शो सिमिलरिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है सेल की जो प्रोकैरियोटिक नेचर शो करती है। प्रोकैरियोटिक मतलब तो सर, प्रोकैरियोटिक का मतलब तो बैक्टीरिया होता है सर। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो ऐसा कौन है जो बैक्टीरिया की तरह है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताता हूं, आपके जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उस इवोल्यूशन में प्रोकैरियोट थे बेटा। जो भी आपके प्रोकैरियोट थे, अगर मैं बात करूं, वो आपके यूकैरियोट में चेंज हो गए। अब ये आपका डेवलप है, ये आपका डेवलप है, जबकि ये आपका प्रिमिटिव है, यानी पुराने हैं। ये क्या है, पुराने हैं। तो अब डेवलप वाले जो है वो एडवांस है इसका मतलब। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो इसके अंदर घुस गए ताकि अपने आप को क्या कर पाए, कवर कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ये लोग खत्म होते गए और ये लोग बढ़ते गए। यानी आप खुद सोचिए, अगर आपने प्रकृति का फेवर किया तो प्रकृति आपका फेवर करेगी। यानी आपने खुद को एडवांस किया। जैसे अभी के टाइम में बात करूं, मार्केट में बहुत सारे AI आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर किसी ने AI को यूज करना सीख गया, उसको अडॉप्ट करना सीख गया, तो वो आगे क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। वरना आपने देखा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs जो है, उनमें क्या हो गया, एम्प्लॉयज जॉबलेस हो गए। क्यों, बहुत सारा काम अब कौन कर रहा है, AI कर रहा है। जैसे हमारे किसान थे, उनके काम सबको पहले हाथ से करते थे, अब मशीनें करती है। तो सेम चीज है, अगर आप इवोल्यूशन के साथ साथ आगे नहीं बढ़े तो आप खत्म हो जाओगे। तो ये चीज किसने सोच ली, ये 2 ऑर्गेनल थे। कौन कौन से, एक थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, आपका प्लास्टिड। ये जो दोनों हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये बैक्टीरिया ही है। आप नोटिस करो, बैक्टीरिया के जो जो गुण हैं सब इनमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो टाइप ऑफ DNA हो, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्ट में देखने को। तो यानी कि हमारी सेल के अंदर 2 ही ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो दोनों क्या है, प्रोकैरियोट हैं, लेकिन यूकैरियोट के अंदर हैं। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज C। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, C इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, जब हमने विटामिन के बारे में बात की थी, कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K हेल्प करता है। ये मेजर रोल प्ले करता है, ये मेजर रोल प्ले करता है। मतलब इसके बिना ब्लड क्लॉट हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर आयंस में बात करें, विटामिन में बात करें तो ये, और अगर आयंस में बात करें तो कैल्शियम। आयंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, कैल्शियम। क्लियर है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ब्लड क्लॉट करता है। क्लियर, ध्यान रखना ये बात को। विटामिन K की कमी हुई तो आपके अंदर एनीमिया हो सकता है, बिकॉज क्या हो जाएगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और आपका ब्लड बह के निकल जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछता है हमसे,
व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ? भाई प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? सर प्लांट में सेल वॉल होती है क्या? हाँ होती है, अभी हमने क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो प्लांट में सेल वॉल होती है, तो जो प्लांट में सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? भाई सबसे पहली बात तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। चलो ये बात भी ठीक है। अब सर हमको पता है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलेज या फिर इसका भाई कौन, हेमीसेल्यूलेज। क्लियर? तो सेल्यूलेज या हेमीसेल्यूलेज से मिलके ये बना होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। अब आप देखिए यहां पे द आउटर रोल इज कॉल्ड द एंड द कंसिस्ट ऑफ द सेपल। यानी आपसे पूछा गया सबसे बाहर की तरफ, रोल मतलब होता है चक्र, तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा चक्र होता है ये आपसे पूछा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बात किसकी की गई है। तो यहां पे आता है हमारा थैलेमस। कौन आता है? थैलेमस। इस थैलेमस के बाहर की तरफ हमको क्या मिलेगा? इस थैलेमस के बाहर की तरफ हमको बहुत सारे अलग अलग चीजें मिलती है। अलग अलग चीजों में इन द सेंस क्या मतलब होता है, हमको अलग अलग चक्र देखने को मिलते हैं। जो अलग अलग चक्र हैं आपके वो कैसे मिलेंगे? कैलिक्स हो, सेपल हो, पेटल हो, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप यहां देखिए सबसे अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ आपकी है ओवरी, फिर हमारे पास स्टिग्मा एंड देन फिर स्टाइल और स्टिग्मा हो गया। तो ये ओवरी, ओवरी के नीचे कौन है हमारा? थैलेमस। ओवरी के नीचे कौन है? थैलेमस। तो अगर मैं बात करूं सेपल और पेटल, ये क्या है हमारे पास में? ये वो हिस्से हैं जो डाइकोट्स के अंदर, या फिर हम बात करें कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता है। तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो क्या है हमारा हिस्सा? कैलिक्स है। उसके अंदर की तरफ कौन सा हिस्सा होगा? जिसको मैं यहां पे बना देता हूं कोरोला, और फिर हमारा हिस्सा गाइनोशियम। और इसके पास में अगर मैं बात करूं तो यहां पे कुछ इस तरीके से ये मेल हिस्सा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। तो यानी कि अगर बात करें सेपल्स के बारे में, बात हो रही है कि सेपल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सेपल्स। तो ध्यान रखना, हम बोलते हैं कैलिक्स जो है वो कवर्ड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। सबसे बाहर की तरफ कौन आएगा? कैलिक्स आ जाएगा हमारा। फिर उसके अंदर की तरफ कौन आएगा? कोरोला। फिर उसके अंदर की तरफ हमारा एंड्रोशियम या गाइनोशियम, गाइनोशियम देन फिर एंड्रोशियम। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, ये क्या है हमारे, ये इसके ग्रुप्स जो है वो मिलके बनाते हैं सेपल। क्या बनाते हैं? सेपल। है क्या ये? अगर इसका सिंगल है, ये सिंगुलर है, सिंगल पीस है, इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या है ये? कैलिक्स। अंदर वाला क्या है? कोरोला। अंदर वाला क्या है? कोरोला। तो अंदर वाला आर कोरोला, फिर हमारा एंडोशियम एंड देन गाइनोशियम। क्लियर? अब आप इसका आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स। द करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस? यानी मियोसिस की कौन सी स्टेज में सिनेप्सिस देखने को मिलते हैं? अब सिनेप्सिस होते क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए हमको। सिनेप्सिस क्या होते हैं आपके? सिनेप्सिस जो है वो आपका क्रोमोसोम का अटैचमेंट होता है। यानी कि जो आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है भाई, टेट्राड टाइप का क्रोमोसोम है आपका। अब क्या होगा, ये वाले हिस्से आपस में क्या कर जाएंगे? मर्ज कर जाएंगे। ये वाले हिस्से आपस में मर्ज कर जाएंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो हुआ क्या, ये हिस्सा आपस में मर्ज कर गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये कहां होगा? हमारे पैकाइटिन वाली कंडीशन में होगा या किस में होगा? अब देखिए, जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा कट गया और ये हिस्सा कट के इधर लग गया। किधर लग गया? इधर लग गया। क्यों लग गया सर? क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा पिंक कलर का कौन था? ये था। ये पूरा पिंक कलर का इधर था, इसका इधर हिस्सा आके लग गया। ये हरा कलर का था, ये हरे कलर का था, तो ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा? हरे कलर का हो जाएगा। तो इसका नीचे वाला हिस्सा इधर आ गया, इसका पूरा हिस्सा उधर चला गया। तो ये क्या हो रहा है? इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? आपका मियोसिस के अंदर सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। आपके प्रोफेज के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रोफेज फर्स्ट एंड सेकंड दो टाइप की फेजेस होती है, उसमें से एल, जेड, पी, पी। अगर मैं बात करूं ऐसे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, LZPDD। ये आपकी ट्रिक होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, जो कि मियोसिस फर्स्ट का हिस्सा है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? साइनेप्सिस बनता है, बाइवेलेंट बनता है, काइजमेटा बनता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि सर हमारा जो मियोसिस है
मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट है, इसके अंदर डिवीजन कहां देखने को मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। मैंने सारी चीजें एक ट्रिक के साथ बताई कि LZPDD, तो LZPDD से आपको समझ में आ जाएगा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। काइजमेटा कहां बनता है, हमारा बुके कहां बनता है, कहां पे हमारे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बनता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां काम में आता है, ये सारी चीजें आपको मिलती है किसी पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। उस स्टेज का जवाब आप मेरे को देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सारा वेट करूंगा मैं कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पता था और पता होने के बाद ये कौन इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why are ब्रायोफाइट आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फी मतलब दो, बियंस मतलब जिंदगियां। क्या बात कर रहे हो सर, दो जिंदगी हमको मिल जाए तो एक में हम बीएससी नर्सिंग करेंगे और एक में हम एमबीबीएस करेंगे? नहीं, अब देखो दो जिंदगी यानी टू लाइफ्स, दो लाइफ्स हैं। ब्रायोफाइटा में भी ऐसा होता है। ब्रायोफाइटा में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटिक प्लांट जो होते हैं, वो हमेशा बैंक ऑफ रिवर पे, लेक्स, नदी के किनारों पे, झीलों के किनारों पे रहते हैं। क्यों? जब उनको प्रजनन करना होता है उसके लिए पानी चाहिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की कंपल्सरी नीड है। और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करना तो वो लैंड एरिया पे रह सकते हैं, यानी बिना पानी के वो अपनी आगे प्रोजनी को प्रोसीड नहीं कर सकते, इसलिए उनको दो जिंदगियां जरूरी है। सेम ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि ब्रायोफाइटा एक एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस टर्म एनिमल है, ब्रायोफाइटा एक प्लांट है। बिकॉज दे ग्रो इन अ वाटर ड्यूरिंग समर एंड द लैंड इन द विंटर। क्या ऐसा बात है? मुझे तो नहीं पता भाई, पढ़ लेते हैं आगे। बिकॉज दे ग्रो ऑन अ लैंड बट वाटर इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोड्यूस। करेक्ट आंसर। क्या बोला गया? रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। क्यों? वाटर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? अब चलें आगे। अच्छा यहां पे करेक्ट आंसर देखो, ए दे रखा है तो ये मिस्टेक है बेटा, है ना? द करेक्ट आंसर इज अ बी। क्लियर है? लैंड पे अगर हम बात करें तो वो रहते हैं क्योंकि प्लांट है, पानी में नहीं रह पाएंगे। दिस इज नॉट अ एक्वेटिक प्लांट। हाँ, पानी के किनारे क्यों रहेंगे? क्योंकि उनमें स्पोर बनते हैं। तो स्पोर जो बनेंगे, मान लो ये हमारा ब्रायोफाइटा है क्योंकि ये थैलॉइड बॉडी होती है, यहां पे क्या बना? स्पोर बने, ये स्पोर बने। ये स्पोर क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे। कैसे होंगे? एयर से डिस्पर्स होंगे। अब ये नदी किनारा है, ये नदी का किनारा है, यहां स्पोर आ गया। अब मान लो बहता बहता नदी इधर बह रही है, अब ये इधर आ गया, अब यहां नदी किनारे इधर आ गया, तो ये प्लांट अब यहां पैदा होने लग जाएगा। ये ब्रायोफिटिक प्लांट जिसमें मॉसेस आती है वो यहां आने लग जाएगी। क्लियर है बात? पक्का पक्का समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट? सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है? एमएससीटी एग्जाम में बच्चे गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक। क्यों करते हैं? क्वेश्चन फटाफट से पढ़ा, ऐसे पढ़ते हैं बच्चे कॉन्फिडेंस में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन करेक्ट स्टेटमेंट? फटाफट देखते हैं। करेक्ट, ब्रायोफाइटा प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। हाँ सही आंसर है, करेक्ट, बिल्कुल। और फटाफट से नेगेटिव अपनी जेब में लेके आ जाते हैं। क्यों? उन्होंने क्या किया? जल्दीबाजी के चक्कर में। एग्जामिनर बहुत प्यारा होता है भाई, उसको, आपको क्या लगता है एग्जामिनर क्यों एग्जामिनर है? उसकी चांदी ऐसे ही नहीं आई है, चांदी मतलब सफेद बाल। क्यों? उसको पता है बच्चा कैसे 16 क्वेश्चन कर चुका है, अब मात्र सिर्फ 3-4 सवाल बच्चे, वो स्पीड में है, टाइम कम है उसके पास में, वो पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ेगा, सिली मिस्टेक करने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। और यही चीज देखो मैंने भी आया एकदम प्रॉपर, जैसे आपका एमएससीटी एग्जाम कैसे बनाता है, बस उसी पैटर्न पे सारी चीजें मैंने आपको कराई बेटा। आप 16 क्वेश्चन किए, 17वें क्वेश्चन में नेगेटिव करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस, अब टाइम कम है, जल्दी करना है। तो ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ब्रायोफाइटा प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, बिल्कुल करते हैं। अभी मैंने बताया, देखो ये जो वहां पे आपका एक्सप्रेशन इनकरेक्ट था। क्या? थैलॉइड बॉडी होती है, मिट्टी पे ये चिपक जाते हैं, मिट्टी पे चिपक जाएंगे तो बारिश की बूंदे आएगी, मिट्टी पे नहीं गिरेगी, इस थैलॉइड बॉडी पे आके गिरेगी। तो मिट्टी पे जब गिरी ही नहीं तो मिट्टी का इरोजन, मिट्टी वहां से बह के निकलेगी ही नहीं, तो इरोजन रोक दिया उसने। सही बात है, मिट्टी का इरोजन रोक दिया। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमसे फॉल्स पूछ रहा है। ब्रायोफाइटा डिकम्पोज रॉक्स एंड मेक अ सॉइल फर्टाइल, बिल्कुल, ये प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करते हैं भाई। इसका मतलब मिट्टी जो बनती है वो कौन बनाता है? ये हमारे ब्रायोफाइट्स बनाते हैं। ब्रायोफाइटा आर यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल एंड दे आल्सो गुड फ्यूल। मैं आपको एक बात बताऊं, कल को आप बड़े हो जाओगे, भाई बड़े तो हो, बच्चे तो हो नहीं, बट कल को आप मेच्योर हो जाओगे, आपने अब्रॉड में जाके बीएससी नर्सिंग की एंड वहीं पे सेटल हो गए। मान लो कोई वहीं पे आपको आपका पार्टनर मिल गया, आप वहां पे सेटल हो गए, लेकिन घर पे आपके एक तुलसी का पौधा था जो वहां नहीं मिल रहा था। आप आए यहाँ पे, आप उस तुलसी के पौधे को वहां कनाडा लेके जा रहे हो, इटली लेके जा रहे हो, कैसे लेके जाओगे? आप वहां उसकी पैकिंग करवाओगे। किससे कराओगे?
इसी ब्रायोफाइटा से कराओगे। मॉस चारों तरफ चिपकाओगे और शिप से उसको ट्रांसपोर्ट कर दोगे, तो क्या होगा, शिप से पहुंचने में उसको हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, तब तक तो पानी कोई पिलाएगा नहीं उसको। तो क्या होगा, ये मॉसेस जो होती है, ये मॉसेस जो होती है, इनके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये वाटर को होल्ड कर पाती है। कितने टाइम तक होल्ड कर पाती है भाई, ये वाटर को होल्ड कर पाती है 15 से 20 दिन। क्या बात कर रहे हो, एक बार पानी मिलाए तो पानी पड़ा रहेगा, तो पौधे को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको पानी 15-20 दिन मिलता रहेगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, पैकिंग में हेल्प करते हैं। सर 3 तो सही हो गए, अब तो हम बच्चे हैं नहीं, इतने समझदार हैं, यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बट पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा डोंट एब्जॉर्ब वाटर, सर तो गलत बोल रहा है, पहले वाली ही गलत बात बोल रहा है ये तो। द करेक्ट आंसर इज डी। ध्यान रखना, करेक्ट आंसर डी है। ये तो मैंने बेटा आपका जानबूझ के गलत कराया कि बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है। चलिए आंसर डी है, बता रखा है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर, ओह आंसर पहले पता चल गया आपको इस बार, बट कोई दिक्कत नहीं, चलिए वापस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब तो होशियार है मेरे बच्चे, उनको पता है सर इनकरेक्ट, पिछली बार आपने करेक्ट करके गलत करवा दिया था, इस बार हमने पढ़ा है ढंग से, ये इनकरेक्ट है। क्या बोला है, ब्रायोफाइटा आर सब क्लासिफाइड इन लिवरवर्ट एंड मॉसेस। क्या ब्रायोफाइटा को अलग क्लासेस में बांटा गया, अभी मैंने बताया बेटा, मॉसेस को हम यूज करते हैं एज अ पैकिंग मटीरियल, सही बात है। लिवरवर्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, यानी पुराने ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिली एरियाज। क्या बोला इसने, ब्रायोफाइटा ड्राई, सर इसका मतलब लैंड पे रहेगा। हिली, इसका मतलब सर वहां पे हल्की हल्की क्या रहेगी, बर्फबारी रहेगी, एकदम सुहाना सुहाना मौसम होगा। क्यों, दिस आर अ एम्फीबियनिक प्लांट। ब्रायोफाइटा डोंट कंटेन वैस्कुलर टिश्यू, इनके पास में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। क्या ये बात सच है भाई, वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें, ट्रांसमिट वाटर एंड ट्रांसफर देयरफॉर इन नॉट ग्रो टेल, मतलब इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता ही नहीं है। अगर वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसका मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसका मतलब सर खाने पानी की व्यवस्था ही नहीं है, खाने पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। अगर खाने पानी की पाइपलाइन नहीं है, इसका मतलब क्या ये बात सच बोल रहा है, तो बिल्कुल ये बात तो सच बोल रहा है। इसलिए ब्रायोफिटिक प्लांट लंबे नहीं होते, ये कैसे होते हैं, थैलॉइड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, थैलॉइड शेप के होते हैं, यानी कि बस ऐसे जैसे पत्ती गिरी है, जैसे कि पत्ती गिरी है। तो अब ये क्या है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक बोला बेटा मैंने, लीफ नहीं बोला यहां पे, ध्यान रखना। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रायोफाइटा का होता है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट देखिए, ब्रायोफाइटा फॉलो आपका क्रिप्टोगैमी। क्या ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल ऑर्गन बाहर विजिबल होते हैं, नहीं होते। हमको पता है मॉसेस में भी सेक्स ऑर्गन बाहर नहीं दिखते, चाहे वो आपका एंथीडियम हो, चाहे ओगोनियम हो या गाइनोशियम हो, कुछ बाहर नहीं दिखता। इसका मतलब मोस्टली क्या वो ड्राई एरिया पे मिलते हैं क्या, नहीं सर गलत बात है, वो तो हमको द बैंकिंग ऑफ रिवर या झील के किनारों पे मिलते हैं, और वो कभी ड्राई नहीं होते। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई, बी। क्लियर, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। अभी तो सर इसने बोला सेक्स ऑर्गन क्रिप्टोगैमी होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेक्स ऑर्गन छुपे हुए होते हैं, दोनों में अलग बात है। क्रिप्टो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सर मैंने बिटकॉइन खरीदा था, इतने पैसे लगाए और सब डूब गए। क्यों डूब गए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मतलब छुपी हुई करेंसी, पैसा है नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा उसका। तो क्रिप्टो मतलब सर यहां पे सेक्स ऑर्गन है बट दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसके अंदर, ब्रायो के अंदर। इसका मतलब अगर बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, होता तो है बट दिखता नहीं है। ध्यान रखना बेटा, आर्किगोनियम, क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। तो दिस इज आर्किगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज आर्किगोनियम। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलो अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और इस पे आने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो बच्चे अभी तक टिके हुए हैं भाई, वो सच में सैल्यूट है उनको, क्योंकि इतनी देर मेरे को झेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने करियर के लिए, यहां मूवी तो चल नहीं रही हमारी, लेकिन पढ़ाई के लिए इतना डेडिकेशन अगर आप दिखा रहे हो ना, आप कंफर्म बेटा 2024 में जो 7 तारीख 9 तारीख को जो भी आपका टेंटेटिव स्केड्यूल है, अगर एग्जाम उस डेट को होता है, पक्का सीट निकालोगे। और अगर आप इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मेरा भी कुछ आपके लिए करना बनता है। आपके अगर वीडियो पे ये अप्रिशिएशन मिला, मेरे को बहुत जबरदस्त कमेंट्स मिले कि सर एस का पार्ट 2 लेके आना है और आप एक सीरीज बना दो, तो बिल्कुल बेटा मैं इसकी सीरीज बना के इसका प्लेलिस्ट बेटा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट ये क्या है, आपका डेडिकेशन, कि आप अपने करियर के लिए कितने ज्यादा क्या हो, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए एकदम एक्साइटेड हो पूरा का पूरा, कि सर मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग
द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल मोड ऑफ ब्रायोफाइट, यानी एसेक्सुअल मोड ब्रायोफाइट में कौन सा है, यानी क्या पूछा इसने, नॉट पूछ लिया, देखो प्यार से, इस बार इनकरेक्ट नहीं बोला, इस बार इसने बोला कौन सा एसेक्सुअल नहीं है। तो भाई बडिंग सर ये तो एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन सर एसेक्सुअल है, गैमा सर हमको पता नहीं, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन ये हमको पता नहीं। सिंपल सीधी बात, एसेक्सुअल किसको बोलते हैं, एसेक्सुअल हम उसको बोलते हैं जहां पे स्पोर फॉर्म ना हो या फिर सिंपली जहां पे गैमेट फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर ये फॉर्म हो गए तो इसका मतलब वो तो सेक्सुअल हो जाएगा, वो तो सेक्सुअल हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पे क्या बोला गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल मोड ऑफ ब्रायोफाइट, यानी कौन सा ए सेक्सुअल ब्रायोफाइट का मोड नहीं है। तो ध्यान रखना इट्स अ जैमा, क्या बोलते हैं इसको, जैमा। जैमा इज नॉट अ मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ ब्रायोफाइट। क्लियर, आप यहां पे सारी बातें देख सकते हैं बेटा। तो यहां पे हमारी क्लास होती है बेटा एंड जैसा कि मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द थैंक यू आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जो MSCT 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं बेटा आपके पास में, यानी गिने चुने आपके पास में 4 से 5 महीने हैं। ये 4 से 5 महीने आपने सीरियस डेडिकेशन दिखाया ना, मैं बोल रहा हूं आपको MSCT की सीट आपसे दूर नहीं है, MSCT की एक सिंगल सीट आपसे दूर नहीं है, और इस पर बिल्कुल मेरा पूरा सपोर्ट आपसे रहेगा। और अगर आपका सपोर्ट मुझे मिला इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, तो बिल्कुल मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 यानी इसकी पर्टिकुलर एक पूरी प्लेलिस्ट भी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। एक स्पेशल बात तो रह ही गई, सर इस वीडियो के बाद में हम आपसे बात कैसे करेंगे, कोई क्वेरी हुई तो कैसे पूछेंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, क्या है व्हाट्सएप नंबर, ये सभी आपको याद होने चाहिए भाई, 8619850532। और सिर्फ इस पर कॉल मैसेज ही नहीं करने, इन व्हाट्सएप नंबर को आपको अपने फोन में सेव भी करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी इन नंबर को सेव करूं, तो क्लासेस में रेगुलर रहिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।